गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति, योर हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। कैसे हैं बच्चे? अब तो बिल्कुल ही एग्ज़ाम टाइम आ गया और अभी मैं आपको 6 चैप्टर पढ़ाने लगी हूँ आज। द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, 7th क्लास, NCERT की नई किताबें। अब इसमें आता है, हम पढ़ेंगे बाय कंटिन्यूस लिविंग ट्रेडिशन एंड वाइटल पावर ऑफ rejuvenance, this land has readjusted itself through unnumbered ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जगदीश चंद्र बोस बोलते हैं 1917 में। ठीक है। अभी ये ना कि ये आता है ये बिग क्वेश्चंस के कि वाई इज़ द पीरियड दैट फॉलो द मौर्यन एम्पायर समटाइम्स कॉल्ड द रीऑर्गेनाइजेशन, क्यों बोलते हैं जो मौर्यन पीरियड के बाद का एम्पायर टाइम है, एम्पायर्स हैं। तो व्हाट वर द वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड, and how did foreign invaders assimilate into Indian society and contribute to cultural confluence। चलिए पढ़ते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन से दूसरे जो एम्पायर्स होते हैं वो कैसे उभरते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँ कि वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट अशोका's successor to the throne. It is generally accepted, however, that the last Maurya Empire was assassinated around 185 BCE by his commander पुष्यमित्र शुंग। कि जो हमें अशोका तक तो पता है, उनके बाद के 1-2 सक्सेसर्स के बारे में पता है, उनके जो बेटा उसके बारे में पता है, लेकिन बाद के काफ़ी लेटर जो सक्सेसर्स हैं हमें उनके बारे में नहीं पता है ना। ज़्यादा उनके बारे में हमें हिस्ट्री में ज़्यादा हमें पता नहीं चलता। बस ये पता चलता है कि 185 BCE में जो पुष्यमित्र शुंग है वो मार देते हैं, वो उन्हीं के कमांडर इन चीफ होते हैं, वो लास्ट एम्पर को मार देते हैं। और पुष्यमित्र शुंग क्या होता है कि उसी से शुंगा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। ठीक है। This period is also known as the age of reorganization by the some scholars, as the existing regions were being reorganized into new kingdoms that were constantly competing to become powerful. The map of India changed significantly in that age, as did people's lives. उन्होंने कहा हम इसको reorganization की एज बोलते हैं, स्कॉलर्स या हिस्टोरियंस इसको ये बोलते हैं क्योंकि पहले क्या था, मौर्य एम्पायर हर जगह छाया हुआ था, पूरा इंडिया पे छाया हुआ था, मतलब काफ़ी जो लार्जर पार्ट में मौर्य एम्पायर था। तो उन्होंने बोला कि जब नई नई एम्पायर्स बनने लगते हैं, जब वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूटने लगता है मौर्य एम्पायर, तो नए नए एम्पायर्स, छोटे छोटे जो एम्पायर्स बनते हैं, जैसे कि शख्स आते हैं, जो सीथियंस आते हैं, शुंगा, सतवाहंस, छेदीस, चोलास, चेरास, पांड्यास, कुशान्स, इंडो ग्रीक्स। तो एक एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, फिर से इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड होता है, सब कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो रीऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, पूरा मैप ही चेंज हमारा हो जाता है। तो उस पर ये चर्चा है। उसके बाद है कि प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा मौर्य एम्पायर का, है ना, कि मौर्य पेज नंबर 100 पे कि मौर्य जो एम्पायर है वो पूरा छाया है इंडिया के मैप के ऊपर। ये मैं आपको सिंपल भाषा में समझा बता रही हूँ। और पोस्ट मौर्य की बहुत सारे किंगडम्स आ जाती हैं। द न्यू किंगडम्स नाउ कम्पीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। अब नई नई किंगडम्स आ रही हैं, टूट गया है मौर्य जो एम्पायर वो छोटे छोटे भागों में टूट गया। जो नई किंगडम्स आ रही हैं, जब नई किंगडम्स आ रही हैं तो क्या हो रहा है, एक्सपैंड करने के चक्कर में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी हो रहे हैं कि एक राजा दूसरे राज्य की बेटी से बेटे से शादी करके क्या हो रहा है कि नेबर किंगडम्स को भी अपने कब्जे में ला रहा है, कोई फोर्स कोई लड़ाई करके ला रहा है, कोई कंट्रोल करने के लिए कि हमें भाई अपना राज्य बड़ा होगा, फ़ायदा तो होगा। Remember that was constant wrestling for control over areas along with the borders। ठीक है। Together with those political events, there was a burst in this development of art। तो क्या होता है ना, अब पॉलिटिकल इवेंट्स तो चलते रहते हैं, उसके साइड बाई साइड आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर है और काफ़ी कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। We will get a peek into this in the following section। Dynasties from within the subcontinent, कौन कौन से हैं अभी इनको रट लीजिएगा आप कि कौन कौन सी है। शुंगास, पुष्यमित्र शुंग है जिसमें छेदी, सतवाहन, चोला, चेरा, पांड्यास।
डायनेस्टी फ्रॉम द आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो बाहर के हमारे इन्वेडर्स आते हैं, जो बाहर से आके हमारे इंडिया पर रूल करते हैं। इंडो ग्रीक, शक्स एंड कुशान्स, कुशान तो आपने बहुत सुना होगा। प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब आता है सर्च फॉर द शुंग्स। पुष्यमित्र शुंग जो है फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी। नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल करता है। वो अश्वमेध यजना परफॉर्म करते हैं। यज्ञ होता है कि भैया मैं अपना घोड़ा भेज रहा हूँ, जिस राज्य ने वो घोड़ा रोकने की कोशिश की उससे लड़ाई होगी, और जिस राज्य ने उस एम्पायर ने उस घोड़े को एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेरे अंडर आ जाएगा। ठीक है। अलॉन्ग हिज एम्पायर वॉज स्मॉलर दैन द मोरन प्रीवियस एम्पायर। ऐसे तो मोरन एम्पायर तो छोटा एम्पायर है ना। और पॉलिटिकल ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम पॉलिटिकल इन्वेडर्स एंड मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक्स आफ्टर सम इनिशियल military campaigns against them, but again the empire did not last long after him a century later। मतलब 100 साल के बाद वो एम्पायर शुंग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो अग्निमित्र शुंग उनके बेटा है। अग्निमित्र शुंग के बाद कोई इतना स्ट्रांग रूलर नहीं आता। वो तो एवरी राइज हैज इट्स फॉल, अपने इसको नहीं होगा। द सीन फ्रॉम द रामायण इन विच द किंग रामा इज सीन परफॉर्मिंग द अश्वमेध यज्ञ पेंटिंग, नेशनल म्यूजियम में ये मेन पेंटिंग है। ठीक है, कि राम भगवान भी जो है अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म करते थे। अश्वमेध यज्ञ वॉज ए वैदिक रिचुअल कंडक्टेड बाय द मैनी रूलर्स टू डिक्लेयर देयर पोजीशन एज अ किंग। इन दिस रिचुअल ए हॉर्स अकैम्पनीड बाय सोल्जर वॉज लेफ्ट टू वैंडर फ्रीली। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो घोड़े का पूरी स्टोरी सुनाई कि जो पकड़ेगा उससे लड़ाई होगी, जो जाने देगा वो आपकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेगा। अब आता है जी संस्कृत एमर्ज एज वन ऑफ द प्रेफर्ड। धीरे धीरे संस्कृत आने लगी थी। पहले पाली थी, प्राकृत थी, अब संस्कृत धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में इसको एक हाई क्लास लैंग्वेज होने लगी। पहले तो वो सिर्फ राजाओं पंडितों तक ही सीमित थी, लेकिन वो फिलोसफिकल लिटरेरी वर्क्स उसी में लिखे जाने लगे। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द योगा सूत्रास इन अच्छा ये बात है, जो पतंजलि है हमारा, वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में लिखाया गया है। ठीक है, जो पतंजलि है ना, पतंजलि का अष्टाध्यायी। अब डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट्स ऑफ द योगा सूत्रस इन विच फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग चेंजेस इन क्लास इन ग्रेड 6। दीज योगा सूत्रस वर कंपाइल्ड बाय पतंजलि। हाँ, ये पतंजलि आपको मैंने बता दिया। योगा सूत्र जो है पतंजलि ने लिखे हैं। शुंगास पैटर्नाइज लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द बरहूत स्तूपा इन प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, प्रेजेंट इन विच ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ शुंगा आर्ट। तो जो बरहूत का स्तूपा है वो किसने बनाया है? वो बनाया है इसी ने, इन्होंने ही, किसने? शुंग डायनेस्टी ने। इट वॉज प्रॉब्ली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, बट द शुंग एडिट ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग्स। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे तो ये बनाया है, स्टार्ट तो उन्होंने किया था अशोका ने, लेकिन इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो किसने की है? इसकी ब्यूटिफिकेशन की होती है शुंग डायनेस्टी ने। ठीक है, तो ये हम उनके लिटरेरी जो काम है हम वो भी याद रखेंगे कि उनके टाइम पे क्या हुआ। पतंजलि का जो पतंजलि ने योग सूत्र इसको कंपाइल किया। और मैंने आपको कहा ना दूसरी किताब थी अष्टाध्यायी, महाभाष्य। अष्टाध्यायी और महाभाष्य, एक है महाभाष्य, वो लिखा है पतंजलि ने। अष्टाध्यायी लिखा है मुझे लगता है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है, सॉरी। अष्टाध्यायी तो पाणिनि ने लिखा हुआ है, सॉरी। इन्होंने लिखा है महाभाष्य। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे इन दोनों बुक्स का मुझे हमेशा एक, हाँ, महाभाष्य लिखा हुआ है। किसने? पतंजलि ने। महाभाष्य है इज ए कमेंट्री ऑन द सिलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर फ्रॉम पाणिनि's treatise अष्टाध्यायी as well as the कात्यायन वर्तिका सूत्र and elaboration of Panini's grammar. It is dated to the 2nd century BCE। संस्कृत के ऊपर किताब है ये। ठीक है, शुंग आर्ट के बारे में बता दिया। अब इसकी तस्वीरें देख लीजिए। बरहूत स्तूपा में इन्होंने जो किया हुआ है, रेलिंग ऐड की हुई है। शुंगास की कंट्रीब्यूशन है। पिलर्स विद ए ग्रीक वॉरियर, मेल फिगर, वुमन विद ए चाइल्ड, वुमन विद ए फैन, ए वॉस, फीमेल फिगर विद हेयर ornaments, terracotta, royal family, bronze bangles covered with a layer of gold,
कॉम ऑफ आइवरी, बीट्स ऑफ नेकलेस। ठीक है जी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। ये बरहुत स्तूपा का पैनल, मतलब वो दीवार पे जो बरहुत स्तूपा पे ये कार्विंग की हुई कार्व्ड है। अब आता है सतवाहन। सतवाहन हैं जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि फेमस हैं हिस्ट्री में। उनको शायद सतवाहन्स को भी बहुत ही एक्सप्लोर किया जाता है, उनका नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है। अब एविडेंस इनके लिमिटेड। शुंगा seems to have waked with many of their neighboring regions. This may have included Satvahans. डेक्कन में इन्होंने रूल किया था, वेस्टर्न दक्कन में, टू द साउथ ऑफ द शुंगा एम्पायर, समटाइम्स रेफर टू एज एन आंध्राज बोला जाता है इनको। द सतवाहन्स वर पावरफुल डायनेस्टी है। ठीक है। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, हम तेलंगाना महाराष्ट्र का एरिया इन्होंने कब्जा किया हुआ था। अमरावती और पैठन, जिसको प्रशिष्ठान स्थान बोला जाता है, वो उनके कैपिटल थी, जो उनके फेमस सिटीज़ थी। ट्रेड एंड कॉमर्स appear to have flourished in Satvahana kingdom. Coins issued by the Satvahana rulers have been found in various regions of India from Gujarat और आंध्र प्रदेश। मतलब इनके उनसे ट्रेड रिलेशंस होंगे, है ना। टाइप और फिर ये क्या है, द टाइप ऑफ शिप डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स अबव सजेस्टेड एडवांस शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन अच्छी थी इनकी। अब आता है एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन द कृष्ण गोदावरी रिवर के पास रहते थे, विच प्रोवाइडेड इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी टू द किंगडम। The Satavahanas had active trade networks that reached as far as the Roman Empire and included an exchange of goods like spices, textiles, sandalwood, luxury items like gold-plated pearls, ivory, etc. Imports included glass and perfumed ointments. Tolls and taxes on trade added revenue to the kingdom. बड़ा ये कॉमन सा स्टेटमेंट है ये, मतलब कि ये कोई समझ लीजिए कि ये हर एक आपको किसी भी राज्य के बारे में पूछें, कॉइन्स के ऊपर आपने लिखना ही है। ठीक है। उनका ट्रेड, उनका आर्ट, हर एक राज्य के ऊपर आर्ट, ट्रेड, उनका नेटवर्क, उनकी अगर वो कोस्टल एरिया में है तो वो शिप्स का यूज़ करते होंगे, उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग होगी, उनकी शिप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। और स्पाइसेस, साउथ में तो स्पाइसेस का यूज़ करेंगे, सैंडलवुड का यूज़ करेंगे। लग्जरी आइटम का गोल्ड का तो चलता ही है साउथ में, आपको भी पता होगा, आइवरी हो गई। अब ग्लास एंड परफ्यूम, इनके रोमन के साथ भी ट्रेड रिलेशंस थे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड लिटरली पॉलिटिकल, पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड था ये, काफ़ी डेवलपमेंट हुई आर्ट और आर्किटेक्चर की। अब आता है द नानाघाट केव्स नियर पुणे, लोकेटेड क्लोज टू ए मेजर ट्रेड रूटीन, वर यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ टोल्स एंड taxes and as resting places for traders. A Satvahana coin bearing the image of a seafaring ship with two masts. ठीक है। ये now notice how the masts of the ship are permanently depicted with intersecting lines, possibly representing sails. The wavy lines below represent oceanic वाटर्स। ये जो उनके कॉइन्स के ऊपर डिपिक्ट किया है उन्होंने, वो उसकी व्याख्या की जा रही है। ये सतवाहना के कॉइन्स हैं जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। सतकर्णी सन ऑफ गौतमी, एक इनका ये लाइफ अंडर द सतवाहनास में आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये अपने मदर्स के टाइटल यूज़ किया करते थे। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है और बहुत अच्छी बात भी है कि सतवाहना ट्रेडिशन में प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। दस गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर गौतमी Balashri. She was a powerful queen who donated land to Buddhist monk and had an important inscription carved in Nasik, showing her influence in the kingdom. ठीक है। Another set of inscriptions found in the Nanaghat caves near Pune focused on Satvahana widow queen who remarkably performed several Vedic rituals, including the Ashwamedh Yajna. The inscriptions mention Vedic gods like Indra, Chandra and Surya, because Vedic gods को डिपिक्ट किया इंस्क्रिप्शंस पे। वी आल्सो गेट ए ग्लिम्स मिलता है हमें क्वींस की डोनेशन, वो लैंड, काउज, हॉर्सेज, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर आइटम्स टू प्रीस्ट, गेस्ट, वर्कर्स को, स्कॉलर्स और मॉन्क्स को देती थी। ठीक है। मैंने कहा उनका मदर्स का बहुत इन्फ्लुएंस है इस पीरियड के दौरान। इंस्क्रिप्शंस वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। फ्यू न्यूमरल्स हैं, सिम्बल्स फॉर नंबर्स हैं, एग्जाम्पल्स टू शेप्स एज शोन बिलो, दिखाया हुआ है आपको। एक को ऐसा लिखा गया, दो को दो, चार को ऐसे, छः को ऐसे, सात को छः, सात तो पूरे सेम ऐसे के लग रहे हैं। 9 और 10 को देख लीजिए, है ना, न्यूमरल्स हैं ये आपके।
Satavahanas were devout followers of Vasudev, another Krishna ke followers हैं वो वासुदेव के. Along they patronized other schools of thoughts which flourished during their rule. For instance, Satavahana school, for example, Satavahana kings often granted tax-free agricultural land to Vedic scholars, Jain, Buddhist monks, helping them to pursue their studies and practices. ये Karla caves हैं near Lonavala in present-day Maharashtra, into which the Satavahanas contributed during their reign. These caves were made of Buddhist monks. Notice the magnificent pillars and the stone replica of a stupa in the center, all of it carved out of a rocky hill side. ठीक है. अब ये तो यक्ष है, ए माइनर डेटी एसोसिएटेड विद नेचर. यक्ष यक्षिणियाँ होती हैं कि मतलब जैसे नेचर से एसोसिएटेड कुछ डेटीज़ होती हैं, कुछ मतलब देवियाँ, देव जैसे हम कहते हैं ना, जिसके देव और देवियाँ. ठीक है. तो ये क्या उनसे यक्ष, उनको यक्ष यक्षिणी कहा जाता है. ये क्या है, फॉर्म द पीतल खोरा केव्स महाराष्ट्र कावरे सतवाहना पीरियड. दिस स्कल्पचर ऑफ यक्ष फ्रॉम पीतल खोरा कैरीज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हैंड, कनहंट सेना हिरमा करा रेना काटा नियर मीनिंग मेड बाय काना हडसा आर ए गोल्ड स्मिथ. ये साउथ इंडियन की भाषा है, मतलब थोड़ा सा उनको रिलेट कर लीजिए. मतलब उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना आपको एक पहली बार मुश्किल लगेगा, मुझे भी लग रहा है, उसको अच्छा लगेगा. कि कान्हा द सेना हीरम करेना कटा, मतलब कि मेड बाय कान्हा दास ए गोल्ड स्मिथ. एक कान्हा दास गोल्ड स्मिथ का नाम लिखा है उन्होंने बनाई है ये. It is not interesting to see that goldsmiths could also craft a sculpture made of stone. What do you think this tells about people's professions at that time? In 3rd century BC में the Satavahanas empire fragmented into smaller independent kingdoms. Several factors have contributed to its disintegration. हर एक एम्पायर नया आता है, पीक पे पहुंचता है, बाद में वो वीक हो जाता है, तो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है. The most significant one being weak central control and a gradual economic decline. Once again, this will pave the way for regional powers to assert or reassert their dominance and establish new kingdoms. मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी, कल शहीदीज़ के बारे में पढ़ते हैं और अदर्स. चोलास, ये शिल्पाधिकारम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अच्छा एक स्टोरी आपको दी है कन्नगी की. एंड चोला चेरास पांड्यास, ये आपको कल मैं पढ़ाऊँगी, तो इसमें ज़्यादा आपको बहुत अच्छा लगेगा. ये शख्स के बारे में है, इंडो ग्रीक्स के बारे में. क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मैं इतना ही 17 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा. बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ा, सतवाहनास के बारे में पढ़ा, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा, पतंजलि के योग सूत्र के बारे में पढ़ा है, और उनका महाभाष्य के बारे में पढ़ा है. ठीक है. और महाभाष्य क्या है, ग्रामर पे लिखी ट्रीटाइस है, मतलब लिखा जो अयोग्य, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, ये उसी के ऊपर एक कमेंट्री है ना, महाभाष्य पतंजलि का. और अग्निमित्र शुंग उनके बच्चे हैं, उनके बेटे. इन्होंने एक बात नहीं बताई जो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो कालिदास है, जो कालिदास की कालिदास एक आगे जाके एक ड्रामा लिखते हैं. ड्रामा का नाम नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा. अग्निमित्रम शायद, अग्निमित्रम में याद नहीं आ रहा शायद. उसमें जो करेक्टर होता है वो ये यहाँ से लिया होता है, उनकी स्टोरी यहाँ से होती है. पुष्यमित्र, अग्निमित्र जो है उसमें मेन हीरो हैं उस वाले ड्रामा के. मुझे ड्रामा का नाम याद नहीं आ रहा जिसमें है वो है. ठीक है, मैं भी वो देखती हूँ नेट पे, मुझे याद नहीं आ रहा. मतलब हीरो जो है वो शुंग डायनेस्टी के जो वहाँ से हीरो लिया है इन्होंने. कालिदास के जितने भी वो हैं, एक सेकंड आप मतलब सतवाहनास को याद रखिएगा कि उन्होंने सभी टाइटल्स किसके यूज़ किए हुए हैं. उन्होंने अपनी माताओं के टाइटल लगाए हैं. ठीक है. उनका शिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग थी. एंड बाकी रहा क्या
कहते हैं उसको, बाकी रहा सतवाहनास, छेदीस एंड चोलास, चेरास, पांड्यास एंड इंडो ग्रीक्स। तो ये आपको अच्छा लगेगा। अग्निमित्रम, मुझे लगता है उसका नाम अग्निमित्रम है, अग्निमित्रम, द बुक अग्निमित्रम है इसकी, मुझे बस मालविका अग्निमित्र, सॉरी, मालविका अग्निमित्रम नाम है। इज द फर्स्ट संस्कृत प्ले रिटन बाय द एंशियंट इंडियन कालिदास, featuring King Agnimitra as the protagonist. It is a romantic drama in 5 acts depicting the love story of King Agnimitra, the Shunga emperor, and a court dancer named Malvika. ठीक है, आपको मतलब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने 3-4 लाइनें याद रखनी कि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने परफॉर्म किया, और पतंजलि की योग सूत्र और महाभाष्य लिखा गया, और जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्रम, उसी को मेन हीरो बना के मालविका अग्निमित्रम लिखी जाती है। मालविका अग्निमित्रम लिखते हैं कालिदास। ठीक है, उसमें अग्निमित्रम और मालविका की स्टोरी है। ये मैं कह रही हूँ कि कालिदास तो काफ़ी बाद में आते हैं, लेकिन वो पीछे जाके पुष्यमित्र शुंग के बेटे की स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हालांकि 7th क्लास के लिए बच्चे कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ समझ नहीं आएगा इतना, but thank you so much for watching my videos and liking it, and please subscribe also. Good night, students.